नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर देश भर में जारी सियासी उबाल की। 5 अगस्त 2019 का वो दिन आपकी यादों में अभी भी ताजा होगा, जब देश की संसद में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद जम्मू कश्मीर विकास की पटरी पर लौट आया। युवा पत्थर छोड़कर अपने काम धंधे में लगे। पर्यटकों की संख्या में हर रोज इजाफा देखा जाने लगा। डल झील जो कभी वीरान हुआ करती थी, पर्यटकों की चहलकदमी वहां पर पूरे तरीके से देखी जा सकी। लाल चौक की सुंदरता सेल्फी पॉइंट में तब्दील हो गई और दिवाली पर तो यहां की रौनक देखते ही बन रही थी। और इससे लोगों के लिए रोजगार के नए आयाम भी खुलते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलायंस में बहुमत मिला और एक नई सरकार का गठन हुआ, जिसके बाद से धारा 370 की वापसी को लेकर सियासी तूफान मचा रहा। अपने चुनावी वादे के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा में धारा 370 की वापसी का प्रस्ताव पास किया, तो इसका बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया और नौबत यहां तक आ गई कि सदन में दोनों दल के बीच जमकर मारपीट तक हुई। लेकिन बात यही नहीं रुकी। धारा 370 का मुद्दा देश की राजनीति में भी खूब सियासी गोते लगाता नजर आया और अब भी कुछ वैसा ही देखा जा रहा है। बीजेपी 370 के बहाने कांग्रेस पर हमलावर है और पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, धारा 370 की वापसी अब संभव नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब देश की संसद से 370 की वापसी का रास्ता साफ नहीं होने वाला है, तो फिर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराने का लाभ क्या है? क्या ऐसा करके एनसी सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है? धारा 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या धारा 370 का मुद्दा बीजेपी को महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के चुनावों में लाभ पहुंचाएगा? तो शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का यह सफर और अगले कुछ मिनटों में हम आपको समझा देंगे कि धारा 370 और उस पर हो रही राजनीति का पूरा असर किस तरीके से पूरे देश पर पड़ेगा। अगले कुछ मिनटों में हम आपके साथ वो तमाम पहलू आपके सामने रखेंगे, वो तमाम बातें आपके सामने रखेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। मैं अपने समुदाय की तरफ से इस चीज को कंडेम करता हूँ। फारूक अब्दुल्ला उन्होंने कभी हमारे छोटे छोटे समुदाय की तरफ कभी ध्यान आकर्षित नहीं दिया। 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिले कबूल नहीं है। तो चलिए बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत करेंगे धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव से। कुछ दिन पहले विधानसभा में हुए जबरदस्त हंगामे में जिस तरीके का माहौल देखने को मिला और सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि विधानसभा स्पीकर को मार्शल बुलाकर कुछ विधायकों को बाहर तक का रास्ता दिखाना पड़ा। विधायकों को प्रताड़ित किया गया, घसीटा गया, मारा गया और दूसरे पार्टियों के विधायकों ने, चाहे वो एनसी के विधायक थे या दूसरे पार्टियों के विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जो था धक्के दिए, मारा। को घर में बंद रखा गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बाप और बेटा बच्चे बात नहीं कर पाए जो बाहर थे, हमको जेल डाला गया, लोगों को जेल डाला गया, हमारे वर्कर्स को इलाहाबाद, आगरा लिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लेकर माननीयों ने जो कुछ भी किया, उसे देखकर दिल शर्मिंदगी से भर जाएगा।
पहले एक एक करके कुछ तस्वीरें देखिए, फिर आपको बताएंगे कि पूरा माजरा है क्या। और क्यों एक चुने हुए प्रतिनिधि अपनी सीमाएं लांघकर एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। तस्वीर नंबर 1, बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद के भाई विधायक खुर्शीद अहमद शेख विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर एक बैनर लेकर पहुंचते हैं, जिस पर अंग्रेजी में लिखा है, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। इस दौरान विधानसभा में मौजूद मार्शल किसी अनहोनी खतरे को देखते हुए उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस बीच स्पीकर की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है, विधायक महोदय अपनी सीट पर बैठ जाइए। लेकिन विधायक खुर्शीद अहमद शेख मानो ये सोच कर आए हों, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी सीट पर नहीं जाएंगे और बैनर लिए बेल में खड़े रहेंगे। अब तस्वीर नंबर 2 देखिए। विधायक खुर्शीद अहमद शेख के हाथ में इस तरह के बैनर को देखकर बीजेपी विधायक उग्र हो जाते हैं और बेल में जाकर खुर्शीद अहमद शेख के हाथ बैनर छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान मार्शल उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। फिर बात आगे बढ़ जाती है और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। इस दौरान बीजेपी विधायक खुर्शीद अहमद शेख के हाथ से बैनर छीनकर फाड़ देते हैं। और फिर किसी तरह थोड़ी देर के लिए मामले को शांत कराया जाता है, लेकिन बात इतने पर ही नहीं रुकती और बात आगे बढ़ जाती है। अब इन तस्वीर नंबर 3 को देखिए। करीब 20 मिनट बाद जैसे ही कार्यवाही फिर से शुरू होती है, दोनों पक्षों की ओर से विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो जाता है। बीजेपी विधायक पोस्टर फाड़कर बेल की ओर फेंकते दिखते हैं। इस दौरान दोनों दलों की ओर से जमकर नारेबाजी होती है। और नौबत एक बार फिर से हाथापाई पर आ जाती है। तस्वीर नंबर 4 देखिए। नारेबाजी के बीच सदन में मौजूद मार्शल बीजेपी विधायक को बाहर निकालने शुरू करते हैं। और इस दौरान बीजेपी के 3 विधायक घायल हो जाते हैं। अब सत्र के 5वें दिन की छठी तस्वीर देखिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख फिर 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश करते हैं। उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने ऐसा करने से रोक दिया और विधायक के बीच धक्का मुक्की होने लगी। अब तस्वीर नंबर 7 को देखिए। एक विधायक टेबल पर चढ़ गए और फिर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए। इतना ही नहीं, इसके बाद मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया,
जिसके बाद बीजेपी के बाकी बचे विधायकों ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया। उसका साथ देते हुए उन्होंने इस हुकूमत को चलाने की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला साहब को दी। असंवैधानिक तरीके से इस रेजोल्यूशन को रखा गया। असंवैधानिक तरीके से ही वो रेजोल्यूशन का पास होना। भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक चाहते थे उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हो। विधायकों को प्रताड़ित किया गया, घसीटा गया, मारा गया और दूसरे पार्टियों के विधायकों ने, चाहे वो एनसी के विधायक थे या दूसरे पार्टियों के विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जो था धक्के दिए, मारा। ये अपने आप में दर्शाता है। और आप खुद सोचिए कि रशीद इंजीनियर का भाई अपने घर से एक बहुत बड़ा बैनर ले जाता है और जिस बैनर को वो अंदर कैसे ले जाया गया, ये भी एक चिंता का विषय है। कल वो बैनर के साथ साथ कुछ और भी जो है वो अंदर लेके जा सकते हैं। और हम 5 अगस्त को रिजेक्ट नहीं, कंडेम करते हैं कि लोगों को घर में बंद रखा गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बाप और बेटा, बच्चे बात नहीं कर पाए जो बाहर थे, हमको जेल डाला गया, लोगों को जेल डाला गया, हमारे वर्कर्स को इलाहाबाद, आगरा लिया गया। बीजेपी नेताओं का साफ आरोप है कि सदन में बीजेपी विधायकों के साथ भेदभाव हुआ है और इसकी घोर निंदा की जा रही है। तो वहीं सत्ता पक्ष को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। खैर, इन राजनीतिक बयानबाजियों से इतर जम्मू कश्मीर विधानसभा से जो तस्वीरें देखने को मिली, उसने प्रदेश की जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि क्या हमने इन्हीं दिनों के लिए अपने प्रतिनिधि को चुना था। तो आपने देखा, सदन के अंदर 370 बहाली को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कैसे लड़ाई देखने को मिली। मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी गई। लेकिन अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसे भी समझने की जरूरत। आखिर उमर सरकार को ऐसी क्या नौबत आ गई, या फिर कहें कि मजबूरी थी कि उन्होंने अपनी सरकार के पहले सत्र में ही 370 धारा का प्रस्ताव पेश कर दिया और विधानसभा में पास भी करवा दिया, जिसका बीजेपी विधायकों ने सड़क से लेकर सदन तक विरोध किया। 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिले कबूल नहीं है। हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। 370 अगर वापिस आता है तो हमारी मात्र शक्ति का हक जो है वो छिन जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर की नई नवेली सरकार के बने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और इतने कम दिनों में ही उमर सरकार ने केंद्र के सामने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। लेकिन कैसे, अब जरा इससे समझिए। 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र की शुरुआत होती है और इसके 2 दिन बाद यानी 6 नवंबर को बीजेपी विधायकों के भारी विरोध के बावजूद धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव पास कर दिया गया। उमर सरकार का ये कदम केंद्र सरकार को एक साफ मैसेज था कि हम आपके फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं। 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिले कबूल नहीं है कि वो हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। अब जब पहले दिन उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, कुछ लोगों ने हमें ताने देने शुरू किए, भूल गए, धोखा दिया। अब हम धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हैं। उमर सरकार के इस कदम पर बीजेपी नेता घोर नाराजगी व्यक्त करते हैं और अपने बयान में कहते हैं कि उमर सरकार ने 370 को असंवैधानिक तरीके से पास करा दिया है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। 370 अगर वापिस आता है तो हमारी मात्र शक्ति का हक जो है वो छिन जाएगा। हमारे गोरखा समाज के लोगों का हक जो है वो छिन जाएगा। वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों का हक जो है वो छिन जाएगा। वाल्मीकि समाज के लोगों का हक छिन जाएगा और कोई भी आम नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आगामी आने वाले चुनावों में या कोई भी ऐसा वाकया आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। हमारे विधायक चाहते हैं कि उस रेजोल्यूशन को वापस लिया जाए जो असंवैधानिक है और असंवैधानिक तरीके से जो है वो पारित हुआ। बता दें कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। इसमें कहा गया है
कि राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण हैं। ये जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करे, इसकी संवैधानिक बहाली पर काम किया जाए। लेकिन बीजेपी नेता इस बात को झूठ का पुलिंदा बताते हैं और चुनौती देकर कहते हैं कि संविधान में कहीं पर भी जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस का जिक्र नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर के हवाले से कहीं पे भी स्पेशल स्टेटस का नाम नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब को चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के हवाले से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड कहीं पे हो, मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा। और जिस स्पेशल स्टेटस को लेके स्पीकर 370 को इंडिकेट करता है, उस 370 को दर्शाया गया है ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है, जिस टेम्परेरी प्रोविजन को 5 अगस्त 2019 को खत्म किया गया। उसके बाद वो टेम्परेरी प्रोविजन खत्म हुआ। अब सवाल उठता है कि जिस 370 को संसद ने 5 साल पहले हमेशा के लिए दफन कर दिया है, खुद उमर अब्दुल्ला भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि धारा 370 अब बीते दिनों की बात हो गई है। ऐसे में विधानसभा से इसे पास कराकर उमर अब्दुल्ला सरकार को क्या हासिल होगा? तो इसका जवाब सिर्फ एक दिखाई देता है और वो है चुनावी मैनिफेस्टो में जनता से किया गया वादा। दरअसल विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य का दर्जा और धारा 370 को बहाल करने का वादा किया था और अब जबकि विधानसभा में ये पारित हो गया है, सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि विधानसभा ने अपने काम कर दिए हैं। बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 6 सीटें, पीडीपी को 3 सीटें, सीपीआईएम और आप को 1-1 सीट और अन्य को 8 सीटें, जबकि बीजेपी 29 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी को लेकर लड़ाई सिर्फ सत्ता पक्ष यानी एनसी और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच है, तो आप गलत हैं। क्योंकि जैसे 4 नवंबर को नई सरकार के पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी, प्रदेश की 2 प्रमुख पार्टियां पीडीपी और एनसी के बीच ठन गई। इस बात का श्रेय लेने की होड़ मच गई कि धारा 370 वापसी की पहल किसने की है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक बार फिर कश्मीर के अंदर विधानसभा में धारा 370 का रेजोल्यूशन लाना, यह दिखाता है कि इस सरकार की मानसिकता देशद्रोही मानसिकता है। तारीख 4 नवंबर यानी वो दिन जब 10 साल बाद प्रदेश में बनी सरकार की पहली विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है, जिसमें 3 विधायक वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी धारा 370 का एक प्रस्ताव लेकर आती है। लेकिन इस प्रस्ताव को सीएम उमर अब्दुल्ला ये कहकर खारिज कर देते हैं कि पीडीपी की ओर से लाया गया प्रस्ताव सिर्फ दिखावे के लिए है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी,
इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। सीएम का ये बयान सुनते ही सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। पीडीपी विधायक और कुछ अन्य विधायक सीएम के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। खैर किसी तरह इन विधायकों को शांत कराया जाता है और फिर 2 दिन बाद यानी 6 नवंबर को उमर सरकार 370 की वापसी पर न सिर्फ प्रस्ताव लेकर आई बल्कि हंगामे के बीच पास भी करवा लिया। सरकार के इस रवैये से बीजेपी विधायक खासे नाराज दिखे और सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गई। अब पीडीपी कह रही है कि उमर सरकार सिर्फ दिखावे के लिए प्रस्ताव लेकर आई है। उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है। तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पर डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालिफत करते हैं। पीडीपी एनसी के इस प्रस्ताव को दिखावे वाली बताती है तो बीजेपी इसे आतंक से जोड़कर देखती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि एनसी और कांग्रेस मिलकर देशद्रोही मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। कश्मीर में देशद्रोही एजेंडे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया, उस धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक साजिश के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक बार फिर कश्मीर के अंदर विधानसभा में धारा 370 का रेजोल्यूशन लाना ये दिखाता है कि इस सरकार की मानसिकता देशद्रोही मानसिकता है। पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादियों के एजेंडे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। यानी कुल मिलाकर धारा 370 वापसी का प्रस्ताव पास होने पर जिस पार्टी को जिस तरीके की राजनीति सूट कर रही है, अवाम के हितों से इतर उसे सिरे चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक सदन से भले ही धारा 370 का प्रस्ताव पास करवा लिया हो, लेकिन इसकी चिंगारी की आग बाहर भी पहुंच रही है और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। एनसी की और पीडीपी जो इसको सपोर्ट कर रही है,
धारा 370 दोबारा लाने की कोशिश कर रही है। मैं अपने समुदाय की तरफ से इस चीज को कंडेम करता हूँ। हमारे गोरखा समुदाय की कभी ध्यान नहीं दिया। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, उन्होंने कभी हमारे छोटे छोटे समुदाय की तरफ कभी ध्यान आकर्षित नहीं दिया। इन्होंने इसी बेस पे ये इलेक्शन जीता है एनसी ने कि हम 370 वापस लाएंगे। जैसे ही इन्होंने अपनी पहली असेंबली शुरू की तो यह 370 को वापस ले। इन्हीं के नेतृत्व में बैक टू बैक जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, ये हमें वापस उसी मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं जहां जम्मू कश्मीर पहले था। इनको ये चीज बर्दाश्त ही नहीं है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारा जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद किस तरह सशक्त हुआ था। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी के प्रस्ताव पर बीजेपी को छोड़कर थोड़ी बहुत मतभेद के साथ सरकार को सभी दलों का समर्थन मिला है। लिहाजा इस प्रस्ताव को सरकार ने आसानी से पास भी करा लिया है। लेकिन आगे की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और धारा 370 को लेकर सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार करके, पार्लियामेंट को भी दरकिनार करके कल वो रेजोल्यूशन लाते हैं। पहले दिन पीडीपी लाती है और दूसरे दिन एनसी लाती है। और यहाँ का एमएलए महराज मलिक, उसको मैं फिर बताना चाहूंगा कि अपनी जबान को लगाम लगाओ, नहीं तो आपकी जबान बाहर खींचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक ना इस रेजोल्यूशन को वापस लिया जाएगा तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा और आने वाले टाइम पर ये प्रोटेस्ट मास लेवल पर होगा। जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम तो उसकी मजम्मत कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं कि 370 ना वापस आएगा। ये लोगों को ये गुमराह करने की एक उनकी कोशिश है और लोगों को ये एक दूसरे के साथ लड़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ और नहीं कर रहे हैं और ये चीजें हम होने नहीं देंगे जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद है, ये चीजें नहीं होंगी। धारा 370 की वापसी पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर गोरखा समाज की है। इनका कहना है कि धारा 370 हटने की वजह से उन्हें मौलिक अधिकार मिला है, जबकि उमर सरकार हमेशा उनकी अनदेखी करती रही है। काफी समय के बाद मोदी सरकार ने एक अवसर दिया था, एक समान अधिकार दिया था कि हम उठकर फिर दोबारा अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें, जिसमें हम अपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें, अपने दूसरे किसी भी अन्य चीज़ में हम भाग ले सकें। ये 370 हटने के बाद हमें ये अवसर मिला था। आज हम अपने पूरे समाज के साथ वोट देने का अधिकार हमें प्राप्त था। लेकिन ये जो सरकार है एनसी की और पीडीपी जो इसको सपोर्ट कर रही है, धारा 370 दोबारा लाने की कोशिश कर रही है। मैं अपने समुदाय की तरफ से इस चीज को कंडेम करता हूँ। हमारे गोरखा समुदाय की कभी ध्यान नहीं दिया। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, उन्होंने कभी हमारे छोटे छोटे समुदाय की तरफ कभी ध्यान आकर्षित नहीं दिया। आज जो धारा 370 और 35 है 5 अगस्त 2019 में जो उन्होंने तोड़ा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तब जाके हमें हमारे मौलिक हक मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, हमें डोमिसाइल दिया और हमारे बच्चों को नौकरी रोजगार मिली है। आज हम उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहते हैं कि आप हमें दोबारा हमारे बच्चों को फिर अंधकार में भेजना चाह रहे हो? पहले आपने अगर हमें देखा होता तो आज इसका हम प्रोटेस्ट ना करते। जम्मू कश्मीर विधानसभा से बीजेपी विधायकों को बाहर किए जाने और धारा 370 वापसी का प्रस्ताव पास किए जाने पर बीजेपी महिला मोर्चा ने भी अपना मोर्चा संभाला और उमर सरकार का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। स्टेट में हमने 7 अगस्त 2019 में ये हट गया था। पहले स्टेट ने पास किया, फिर पार्लियामेंट ने पास किया, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। लेकिन अब इन्होंने इसी बेस पे ये इलेक्शन जीता है एनसी ने कि हम 370 वापस लाएंगे। जैसे ही इन्होंने अपनी पहली असेंबली शुरू की तो यह 370 को वापस ले। ये सिर्फ ये खेल खेल रहे हैं कि इनके पास नंबर है। ये थोड़ा मतलब है कि नंबर तो गलत बातें भी मनवाएंगे। ये नहीं हो सकता और नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे। हम यहाँ एकजुट में खड़े हैं, खाली महिला मोर्चा नहीं, सारा जम्मू पूरा खड़ा है, तो हम ये नहीं होने देंगे और नहीं होगा।
क्योंकि ये संविधान में लिखी हुई कानून था, ये टेम्परेरी था, टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए था, इन्होंने इसको परमानेंट बना दिया। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह 5 अगस्त 2019 को एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया गया था मोदी जी के नेतृत्व में, धारा 370 व 35A जो था जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। आज आप देखिए असेंबली के जो सेशंस हो रहे हैं, किस तरह ये जो एनसी की पार्टी है, किस तरह ये बुखला गए हैं, किस तरह ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को घसीट के जो है वो सेशन से बाहर निकाल रहे हैं। ये इनकी मानसिकता दर्शाती है कि ये लोग कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। ये लोग सिर्फ आतंकवादियों को रेड कारपेट पे रखना चाहते हैं और रोज़ हमारे यहाँ पर कोई ना कोई घर जो है वो सूना है। इन्हीं के नेतृत्व में बैक टू बैक जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, ये हमें वापस उसी मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं जहां जम्मू कश्मीर पहले था। इनको ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारा जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद किस तरह सशक्त हुआ था। ये लोग इस चीज़ को बर्दाश्त ना करते हुए दोबारा से आतंकी हमले कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को घसीट के बाहर निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर 370 से निकली चिंगारी की आग अभी बुझती नहीं दिख रही है और आने वाले दिनों में बीजेपी का प्रदर्शन और उग्र होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। धारा 370 के मुद्दे पर प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ता हुआ नजर आता है। अब यह समय बताएगा कि इस पूरे मामले में आगे होगा क्या, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे पर देश की राजनीति में खूब सियासी बवाल मचा हुआ है और शायद आगे भी मचा ही रहेगा। बीजेपी धारा 370 को लेकर कांग्रेस को घेरने में जुटी है और इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों में कैसे पड़ेगा, इस पर भी जरूर नजर होगी बीजेपी की और कांग्रेस की भी। यह रिपोर्ट आपकी नजर। पांच अगस्त 2019 एक महान राष्ट्र के तौर पर भारत के लिए यह दिन ऐतिहासिक था। देश की संसद ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर भारत समेत पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था। एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। सब लोग संजो कर बैठे हैं, दबा कर बैठे हैं और वो टीज जब समाप्त होने का समय आता है तो आनंद की अभिव्यक्ति को औचित्य भंग के साथ जोड़ना नहीं देते। ये देश का बच्चा बच्चा ये बोलता है, कहीं पर भी जाए, बंगाल में जाए, तमिलनाडु में जाए, गुजरात में जाए, महाराष्ट्र में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है? कभी क्यों नहीं बोलते तमिलनाडु भारत का अभिन्न अंग है? वो इसलिए बोलना पड़ता है सभापति महोदय कि 370 ने इस देश और दुनिया के मन में एक शंका आरोपित की थी कि कश्मीर भारत का अंग है या नहीं है। संविधान के अंदर इसकी बड़ी क्लैरिटी है, मगर जनमानस के अंदर, दुनिया के अंदर एक संशय था। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उनके साहस के कारण आज ये कलंक हम पे जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि धारा 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी और एक क्षण देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। और मैं आज फिर से एक बार मेरे नेता और देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को सत नमन करना चाहता हूं। जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने साहस का परिचय दिया और धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। संसद में अमित शाह के इस तेवर को देखकर देश और दुनिया के लिए यह अंदाजा लगाना बेहद आसान था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 अब बीते दिनों की बात हो गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां इसे लेकर समय समय पर अपनी आवाज उठाती रही हैं और इसमें उन्हें कांग्रेस का पूरा सहयोग मिला है। यही वजह है कि अब जम्मू कश्मीर विधानसभा से धारा 370 वापसी का प्रस्ताव पास हुआ है।
बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 370 को लेकर कांग्रेस देश विरोधी ताकतों की भाषा बोल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में फिर से जम्मू कश्मीर में 370 लागू होनी चाहिए? पूरी ताकत से बोलिए ताकि कांग्रेस वालों के कान फट जाए। क्या फिर से 370 लागू होनी चाहिए? क्या 370 को लागू होने देंगे? तो ये कौन लोग हैं जो फिर से 370 को लागू करना चाहते हैं? अलगाववादी इसकी मांग करते हैं या नहीं करते हैं? आतंकवादी संगठनों ने 370 हटाने का विरोध किया था कि नहीं किया था? पाकिस्तान 370 का रोना रोता है या नहीं रोता है? जितनी भारत विरोधी ताकत है सब पे सब 370 का समर्थन करते हैं और वही कांग्रेस की भी भाषा बन गई है। कांग्रेस वही भाषा बोलती है। जम्मू कश्मीर में 370 फिर से लगाना यानी कश्मीर को फिर से हिंसा की आग में झोंकना। कश्मीर में 370 यानी राज्य में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को फिर से जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना। धारा 370 को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी नेताओं के लगातार निशाने पर है और इस मुद्दे को चुनावी रैली में खूब जोर शोर से उठाया जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर धारा 370 की वापसी नहीं होगी। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने फिलिस्तीन और पाकिस्तान का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि इन देशों की स्थिति पर आंसू बहाने वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों हैं? एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन आपसी मनमुटाव को देश के विभाजन और विखंडन की ओर लेके जा रहा है। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। इस समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। इन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था।
उस समय इन्होंने अनर्गल प्रलाप किए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित कार्य किया था। लेकिन अब तो आपके पास सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके एक और संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में गुमराह कर रही थी, दूसरी तरफ खटाखट योजना से लोगों को बहका भी रही थी। लेकिन अब मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने मोदी जी का लगभग 10.5 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाने का काम मोदी जी ने किया है। यानी धारा 370 को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस को घेरने में जुटे हैं। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी अपनी प्रतिक्रिया में ये कहा है कि धारा 370 खत्म होना चाहिए था, लेकिन स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर। लेकिन मैं लगातार ये बात कह रहा हूं, आर्टिकल 370 को जिस तरह खत्म किया गया वो प्रोसेस गलत था। 370 को खत्म करना चाहिए था, लेकिन 7 लाख फौज आपने लगा दी, 8 लाख फौज लगा दी, गवर्नर से दस्तखत करा लिए। अब तो गवर्नर भी कह रहा है, जो गवर्नर आपका उस वक्त था सतपाल मलिक, वो ही कह रहा है कि अमित शाह ने मुझे फोन करके कहा कि आप दस्तखत कर दीजिए, मैंने बगैर पढ़े दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 370 इस तरह तो नहीं हट सकता है। आपको कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके 370 हटाना चाहिए था, ना कि वहां के नेताओं को जेल में डाल के हटाया। उसका ये रिएक्शन है। मैं पहले से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, ये जो 370 असेंबली में पास हो रहा है, अगर आपने उन लीडर्स को एतमाद में लिया होता तो आज ये रेजोल्यूशन पास नहीं होता। दरअसल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है। हालांकि कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला सरकार को बाहर से समर्थन दिया है, लेकिन चुनाव दोनों दलों ने मिलकर लड़ा था। और यही वजह है कि 370 की वापसी प्रस्ताव पर बीजेपी की ओर से कांग्रेस को घेरा जा रहा है, जबकि कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी है। और ऐसा इसलिए ताकि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावी रिजल्ट पर इसका असर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 370 को लेकर विधानसभा में किए गए बवाल पर जम्मू कश्मीर सरकार को जमकर घेरा। साथ ही साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। नायब सैनी ने कांग्रेस से धारा 370 पर अपना स्टैंड क्लियर करने की बात कही और इशारों ही इशारों में कांग्रेस को आतंकियों की हिमायती तक बता दिया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ तो उम्मीद जगी कि विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी और काम होगा, लेकिन विधानसभा की तस्वीरों को देखकर ऐसा मुमकिन नहीं लगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पूरा सत्र आर्टिकल 370 की वापसी की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि सत्र के दौरान जमकर बवाल हुआ। सदन के सदस्यों के बीच जमकर हाथापाई हुई। नौबत विपक्षी विधायकों को बाहर निकालने तक की आ गई। विधानसभा सत्र को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठे और आरोप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 370 के मुद्दे पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब 370 कभी वापस नहीं आएगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस का चेहरा, वो नकाब आप जनता के सामने, पूरे देश के सामने आ गया है। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर जो परमट प्रथा थी, जो धारा 370 थी, जो 35A था, जिसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश लगा हुआ था,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान नेता ने अपना बलिदान दिया और उस धारा 370 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया और वो दौर जो आतंकवाद का जम्मू कश्मीर के अंदर दौर था, उस दौर को भी समाप्त किया। लोग शांति से रह रहे थे, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा था, परंतु कांग्रेस और वहां का क्षेत्रीय दल जो जम्मू कश्मीर, जो फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, उस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, अब विधानसभा के अंदर भी वो बिल लेकर के आए कि धारा 370 और 35 से जो समाप्त हुई थी कि उसको बहाली को लेकर के उन्होंने विधानसभा के अंदर वो बिल लेकर के आए। वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, मौन समर्थन किया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि वो देश ऐसी ताकतों के साथ जो पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम करती हो और देश के अंदर ऐसी ताकतें जो इस देश को तोड़ने का काम करती हों, क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है? ये स्पष्ट करे, कांग्रेस को बताना होगा, क्योंकि धारा 370 जिसके ऊपर हमारी पीढ़ियों ने उसको भुगता है, हमारे बड़े नेताओं ने उसके ऊपर बलिदान दिए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा फिर मौन समर्थन देकर के धारा 370 का वो उसका समर्थन कर रही है? ये इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को बताना होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर विधानसभा में एक बैनर दिखाया, जिस पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आपत्ति जताई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान बीजेपी के विधायकों के साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद से देश भर से बीजेपी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 और 35 से को लगाने का, दोबारा से लगाने का जो प्रस्ताव आया, कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन करके एक बार फिर साबित कर दिया कि वो देश में किसी भी तरह शांति व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। धारा 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जगह जगह रेलवे लाइंस बिछी, रेलवे ट्रैक बिछे, दुनिया के सबसे ऊंचे और अजीमो शान ब्रिजेस वो घाटी के अंदर लगे। घाटी विकास का पर्याय बनने लगी। करोड़ों करोड़ों और वो जो सैलानी हैं जिन्होंने कश्मीर जाना छोड़ दिया था, वो कश्मीर में जाकर और प्रकृति का आनंद लेने लगे। परंतु कांग्रेस पार्टी ने अपना वो पुराना चेहरा दोबारा से देश को दिखा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर अलगाववाद को बढ़ाने का एक काम कांग्रेस पार्टी ने किया। देखिए, ठीक है, अब वहाँ नई सरकार बनी है, लेकिन नई सरकार को ये ध्यान में रखना होगा कि वो भारत के गणराज्य के अभिन्न अंग हैं और कोई भी ऐसा निर्णय हमारे देश के अंदर कोई भी सरकार अलग से नहीं ले सकती। वो ठीक है, जब धारा थी तब थी, और जब हट गई तो अब हट चुकी है। और ये बार बार इस तरह के निर्णय करने से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा संदेश वहाँ की सरकार जो है ना वो राष्ट्र स्तर पर ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दे रही है। और जिस प्रकार से वहाँ अभी नई सरकार को बनने के बाद घटनाएं शुरू हुई हैं, फिर से लोगों को मारा जा रहा है, जो प्रवासी वहाँ काम करने के लिए गए हैं या हमारे जो सशस्त्र बलों के लोग हैं, सेना के लोग हैं, तो मुझे लगता है बहुत निंदनीय है। उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये 370 हटना एक ऐतिहासिक कदम है और ये पहले भी केंद्र स्पष्ट कर चुका है। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी वो कह चुके हैं कि ये जो धारा हट चुकी है 370 की, वो धारा अब दोबारा लगने वाली नहीं है। ये मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। जो देश में जो हुआ है 370 के बाद, जो देश में एक संविधान, एक झंडा, एक कानून रहेगा, कोई 370 का ना रहेगा ना रहा।
कोई हटा नहीं सकता। ना कौन हटाएगा, किसके इसके बाजुओं में 370 हटा देगा। बहरहाल अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर कश्मीर विधानसभा में लगातार हंगामा होता रहा और जिस प्रकार से बीजेपी विधायकों के साथ बदसलूकी की गई, उससे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर सरकार को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस की खामोशी पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस फिर से कश्मीर को दशकों पीछे धकेलना चाहती। कांग्रेस जानती है इसी 370 की वजह से कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। ये जम्मू कश्मीर के दलितों पिछड़ों का अधिकार छीनना चाहती है और यहां महाराष्ट्र में आकर दलितों पिछड़ों से वोट भी मांग रहे हैं। ये जो लोग संविधान की किताबें और कोरे कागज की किताबें बांटते फिरते हैं ना, ये कैसे पापी लोग हैं मैं बताता हूं। और हम सब की आंखों में कितनी धूल झोंकी उन्होंने देशवासियों की आंखों में। बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं। 75 साल तक इस देश में 2 संविधान चलते थे। एक जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था और दूसरा देश में जम्मू कश्मीर के सिवाय बाबा साहब आंबेडकर वाला संविधान था। हम उनको पूछते थे, क्या बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लगेगा कि नहीं लगेगा? इनके मुंह पे ताले लग जाते थे। ये हमारे संविधान के प्रति श्रद्धा थी, ये हमारी बाबा साहब के प्रति श्रद्धा थी। हमने 370 की दीवार को तोड़ दिया और बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया। और जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ ना, तब जाकर के 370 हटने के बाद 75 साल के बाद पहली बार कश्मीर और जम्मू के दलितों को आरक्षण मिला। 75 साल तक नहीं मिला था, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिले थे, पहली बार मिले। एक बात तो तय है कि निकट भविष्य में 370 पर कश्मीर विधानसभा में हंगामा होना फिर से तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। धारा 370। जब धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो उस दौरान इस पर बहुत बवाल मचा और यह तक कहा गया कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आग सी लग जाएगी। लेकिन तमाम चीजें इसके विपरीत होती हुई नजर आई और अब जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है तो पहले ही सत्र के दौरान जिस तरीके का माहौल दिखा, उससे बहुत से सवाल उत्पन्न हो गए हैं। बहरहाल हमने कोशिश की कि आपको धारा 370 की मौजूदा स्थिति समझाएं। नेता इस पर क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इसकी राजनीतिक तौर के साथ साथ लीगल बाइंडिंग्स क्या है वो भी हमने कोशिश की कि हम आपको समझा पाएं। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।